हेलो दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दलीय व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में इस पे से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि इस टॉपिक का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजनीतिक दलों के प्रकारों के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं। सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है सो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देख लीजिए ताकि इस टॉपिक का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो। वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। सो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं। सो दोस्तों, इसमें सबसे पहला प्रकार है प्रोटो दल। दोस्तों, प्रोटो दल हम उस दल को कह सकते हैं जिसमें वैचारिक भिन्नता पाई जाती हो। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जाम्पल दिया था कि हम राजनीतिक दल किसे कहते हैं। हम राजनीतिक दल एक ऐसे समूह को, एक ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिसके अंदर जो सदस्य होते हैं वो एक विचारधारा में विश्वास रखते हो। लेकिन प्रोटो दल में क्या होता है कि वैचारिक भिन्नता पाई जाती है। इसके जो सदस्य होते हैं उनके विचारों में भिन्नता पाई जाती है, उनके विचार अलग अलग होते हैं। इस तरीके के जो दल होते हैं वो मुख्य रूप से कुलीन वर्ग के लिए कार्य करते थे। इसमें 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर ब्रिटेन के जो विग और टोरी दल हुआ करते थे वो इसके उदाहरण हैं। दोस्तों, इसके बाद दूसरा प्रकार है कैडर दल। इस प्रकार के दल दोस्तों 19वीं सदी में सबसे ज़्यादा पाए जाते थे। ये लोग मुख्य रूप से चुनावी गतिविधियों पर ध्यान देते थे। इनको किसी भी प्रकार के बड़े संगठन की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। इनका जो संगठन हुआ करता था यानी कि समूह के सदस्यों की संख्या थी वो काफ़ी कम थी, यानी कि इनका जो संगठन था वो काफ़ी छोटा हुआ करता था। और ये लोग लोगों को उनकी योग्यता, उनके महत्व के हिसाब से चुनते थे और अपनी पार्टी में शामिल किया करते थे। यानी कि हम इसको एक अनऑफिशियल ग्रुप की तरह मान सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों इनकी जो नीतियाँ हुआ करती थी वो अभिजन वर्ग के लिए हुआ करती थी, सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं हुआ करती थी। यानी कि जो ये नीतियाँ बनाते थे वो अभिजन वर्ग के लिए बनाते थे, क्योंकि उस समय के अंदर वोट देने का अधिकार गिने चुने लोगों के पास था। इसका एग्जाम्पल हम दोस्तों ब्रिटेन, कनाडा, स्वीडन के कंजर्वेटिव दल को ले सकते हैं, अमेरिका के फेडरलिस्ट दल को ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रकार है अधिनायकवादी दल। दोस्तों, इस तरीके के दल व्यवस्था और संविधान विरोधी भी होते हैं, यानी कि ये लोग व्यवस्था और संविधान के अंदर विश्वास नहीं रखते हैं और उसके विरोधी होते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार के जो दल होते हैं वो सत्ता इसलिए पाना चाहते हैं जो संवैधानिक संरचना है और संवैधानिक संरचनाओं के माध्यम से जो संस्थाएं स्थापित की गई हैं उनको हटाकर ये अपनी तरीके से चीज़ों को स्थापित कर सकें, संस्थाओं को स्थापित कर सकें। इसके साथ ही साथ दोस्तों अधिनायकवादी दल काफ़ी कठोर होते हैं। ये लोग नए सदस्यों का चुनाव कराते हैं। नए सदस्य शामिल करने के लिए पार्टी के अंदर ये लोग चुनाव कराते हैं और उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो पार्टी को यानी कि दल को समय दे सकें और विश्वास दे सकें। उदाहरण के लिए हम नाजी व फासी दल को ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों चौथा प्रकार है मास दल। दोस्तों, मास दल मुख्य रूप से 1860 से लेकर 1960 के बीच में पाए जाते थे। दोस्तों, कैडर दल में क्या हुआ करता था कि सदस्यता चुनाव के माध्यम से चलती थी, यानी कि वहाँ लोग चुनाव कराते थे सदस्यों को चुनने के लिए। लेकिन मास दल में इसका उल्टा था, वहाँ पर सदस्यता खुली होती थी, कोई भी इसका सदस्य बन सकता था। और दोस्तों जो मास दल हुआ करते थे वो विधानसभा के बाहर बनते थे। इनका जो सामाजिक आधार हुआ करता था बाहर के कई छोटे संघ, संगठन और संस्थाएं हुआ करती थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि विधानसभा के बाहर कई छोटे संघ, संगठन और संस्थाएं मिलकर जिस दल का निर्माण करते हैं उसे हम मास पार्टी कहते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मास पार्टी प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट चुनावों में भाग लेती थी। इसके अंदर जो सदस्य हुआ करते थे, कुछ सदस्य जिनके खुद के अपने उद्देश्य हुआ करते थे, उसके लिए ये लोग संसद में प्रतिनिधित्व चाहते हैं, इसलिए इसके सदस्य चुनाव लड़ते थे। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो पार्टी है ये डायरेक्ट रूप से चुनावों में भाग लेती थी। इसके जो सदस्य हुआ करते थे उनके खुद के कुछ उद्देश्य हुआ करते थे जिसके लिए ये लोग चुनाव लड़ते थे। और दोस्तों इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ब्रिटिश लेबर पार्टी को, पारंपरिक फ्रेंच सोशलिस्ट पार्टी को। इसके बाद दोस्तों पांचवा प्रकार है कैचॉल पार्टी। दोस्तों 1950 के बाद क्या हुआ कि राजनीति का जो स्वरूप हुआ करता था वो चेंज होना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे करके सभी देशों के अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की जो लहर थी वो चलने लगी, यानी कि सभी को मत देने का अधिकार प्राप्त हो, ये जो लहर थी वो चलने लगी। और धीरे धीरे करके सभी पार्टियों ने अपने आप को चेंज करना स्टार्ट किया। इसी को कैचॉल दल यानी कि पार्टी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उस समय के अंदर जो मास पार्टी और कैडर दल हुआ करते थे उन लोगों ने इस चीज़ को समझा और दोस्तों इन दलों ने अपने आप को कैचॉल दल के रूप में विकसित करना और अपने अंदर चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों जो कैचॉल दल थे इनका फोकस अब सभी मतदाताओं के ऊपर था। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की लहर हर देश में चलने लगी और लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। सो इनका फोकस सभी मतदाताओं के ऊपर चला गया और इनका मानना था कि ये सभी मतों को प्राप्त करें और ताकि ये लोग जीत सकें। दोस्तों इसके अंदर जो सदस्यता होती थी वो खुली होती थी।
इसका कोई भी सदस्य बन सकता था। यहाँ तक कि इसमें अन्य पार्टी के सदस्य भी सदस्य बन सकते थे। उन लोगों को भी आकर्षित किया जाता था कि वे लोग इस पार्टी को ज्वाइन करें और इनका सदस्य बने। उदाहरण के लिए दोस्तों 1945 के बाद से जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम इसका उदाहरण ले सकते हैं। दोस्तों छठा प्रकार है कौटल दल। दोस्तों कौटल दल उन दलों को कहा जाता है जिसमें पेशेवर राजनीतिज्ञ होते हैं, यानी कि जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस होते हैं, ऐसे दलों को ही हम कौटल दल कहते हैं। दोस्तों इस तरीके के दल चुनाव सिर्फ वोट और सीट प्राप्त करने के लिए यानी कि जीतने के लिए लड़ते हैं, क्योंकि इन लोगों का जो खुद का अस्तित्व होता है वो तभी तक बचा रहता है जब तक ये लोग सत्ता में रहते हैं, अपने पद पर रहते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों ये लोग हमेशा ये भी कोशिश करते हैं कि लोगों को यानी कि मतदाताओं को किस तरीके से आकर्षित करें ताकि ये लोग जीत सकें, अपने अस्तित्व को ये लोग बचाए रख सकें। इसके साथ ही साथ कोई दूसरा दल इनको चुनौती ना दे सके, उसकी संभावना को यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी को ये लोग ख़त्म करते हैं। इसके साथ ही साथ इनके जो फंडिंग के स्रोत होते हैं, जो फंडिंग के सोर्सेज होते हैं, उनको बनाए रखना, ये सभी कार्य ये लोग करते हैं ताकि ये चुनावी बाजार के अंदर टिके रह सकें। सो दोस्तों कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कौटल दल के अंदर प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस होते हैं। ये लोग सिर्फ वोट और सीट प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ते हैं और हर संभावनाओं को ख़त्म करते हैं जिससे कि ये लोग अपना अस्तित्व बचाकर रख सकें और चुनावी बाजार के अंदर टिके रह सकें। इसके बाद दोस्तों अगला प्रकार है एंटी कौटल दल। दोस्तों इन्हें आंदोलनकारी दल भी कहा जाता है। इस प्रकार के जो दल हुआ करते थे उसको आंदोलनकारी दल भी कहा जाता है। ये लोग मास पार्टी की तरह कार्य नहीं करते जो सिर्फ एक सामाजिक समूह पर ध्यान केंद्रित करे। ये लोग एक विचार से जुड़े होते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के पॉइंट में बताया है कि जो मास पार्टी हुआ करती थी वो जो नीतियाँ बनाती थी वो सिर्फ कुलीन वर्ग के लिए बनाती थी, सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं बनाती थी। लेकिन जो एंटी कौटल दल है वो एक विचार से जुड़े होते हैं, यानी कि ये एक विचारधारा के अंदर विश्वास रखते हैं। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंदर राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि आज की व्यवस्था के अंदर, आज के राज्य के अंदर राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला है प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल। दोस्तों इस तरीके के दल वो होते हैं जो अपनी पुरानी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहना चाहते हैं। वो उसमें बदलाव की बात नहीं करते, वो अपनी पुरानी संस्थाओं में विश्वास रखते हैं और उन्हीं के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रकार है रूढ़िवादी राजनीतिक दल। दोस्तों ये दल वो होते हैं जो ये चाहते हैं कि जैसी व्यवस्था है बिल्कुल वैसी की वैसी बनी रहे, यानी कि जो व्यवस्था जैसी है उसे वैसी की वैसी रहने देना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों रूढ़िवादी दल किसी भी प्रकार के बदलाव की बात नहीं करते, वे चाहते हैं कि व्यवस्था जैसी है वैसी की वैसी बनी रहे। इसके बाद दोस्तों अगला प्रकार है उदारवादी राजनीतिक दल। दोस्तों इस तरीके के दल जो होते हैं उनका जो उद्देश्य होता है, यानी कि उनका जो गोल होता है वो ये होता है कि जितनी भी वर्तमान में संस्थाएं हैं उनमें सुधार करना, यानी कि उनमें चेंजेस लाना, उनको और बेहतर बनाना। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि जैसे हमने अभी बात की रूढ़िवादी दल की, प्रतिक्रियावादी दल की, ये उससे बिल्कुल विपरीत है। ये लोग वर्तमान संस्थाओं के अंदर, यानी कि इस प्रकार के जो दल होते हैं वर्तमान संस्थाओं में सुधार करना चाहते हैं, उसमें चेंजेस करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगला प्रकार है सुधारवादी राजनीतिक दल। दोस्तों ये वो दल होते हैं जिनका उद्देश्य होता है वर्तमान की सभी संस्थाओं को हटाकर नई व्यवस्था लाई जाए। यानी कि दोस्तों इस प्रकार के जो दल होते हैं वो वर्तमान में जितनी भी संस्थाएं हैं और जो व्यवस्था है उसको हटाकर नई व्यवस्था और नई संस्थाओं को लाने की बात करते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल अपनी संस्थाओं में विश्वास रखते हैं, किसी भी प्रकार के बदलाव की बात नहीं करते और उनके साथ जुड़े रहने की बात करते हैं। और दोस्तों रूढ़िवादी राजनीतिक दल चाहते हैं कि जो व्यवस्था, जो संस्थाएं हैं वो बिल्कुल वैसी की वैसी बनी रहें, वो किसी भी प्रकार के बदलाव की बात नहीं करते। इसके साथ ही साथ दोस्तों उदारवादी राजनीतिक दल बदलाव की बात करते हैं, वो वर्तमान संस्थाओं में सुधार करना चाहते हैं, उनको और बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों सुधारवादी राजनीतिक दल वो चाहते हैं कि वर्तमान की सभी संस्थाओं और व्यवस्थाओं को हटाकर नई व्यवस्था और नई संस्थाएं लाई जाएं। तो दोस्तों ये टॉपिक यहीं पर पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा कि राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको फ्यूचर की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।